हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 18 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है यदि कोसेक ए इक्वल टू 5/3 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोसेक ए जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एच बाय पी, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और इसकी वैल्यू दे रखी है 5/3। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एच की वैल्यू 5 है और पी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आप बी की वैल्यू बता दीजिएगा। बी की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो यदि एच और पी 3 और 5 हैं, 5 और 3 है, तो बी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो पूछा है वो निकालते हैं। आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, यह है 1 माइनस सेक ए और 1 प्लस सेक ए। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं 9। कोसेक ए का वैल्यू सवाल में दे रखा था 5/3, यहाँ है कोसेक स्क्वायर ए, तो 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा 25/9 डिवाइडेड बाय 80। 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और सेक ए होगा क्या, सेक ए होता है, सेक थीटा क्या होता है, वो होता है एच बाई बी। तो एच यहाँ पे क्या है 5 है, और बी क्या निकाला हमने 4। तो सेक ए हो जाएगा 5/4। यहाँ पे है सेक स्क्वायर है, यानी कि 5/4 का स्क्वायर, तो 25/16। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ देखिए 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ गया 25। ठीक है, नीचे हो जाएगा 80 इंटू 16 माइनस 25, यानी कि -9/16, -9/16। ठीक है, ये 16 से 5 बार में 80 कटा, और 5 से 25 5 बार में, तो कितना आ गया 5/-9, यानी कि -5/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसमें। आइए अगले सवाल में। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या है। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, 2πr। पाई की वैल्यू 22/7, 2πr। ठीक है, और आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर यदि 14 है, यानी कि व्यास 14 है, तो आर रेडियस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 रख दीजिएगा, तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा, 22 × 2 44। सीधा इसका आंसर हो गया 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ये भी रिपीटेटिव सवाल है, 3 4 शिफ्ट में पूछ चुका है इसको भी। इसमें बोला यदि दो नल 4 घंटे और 28 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, और एक तीसरा नल है जो इसे 28 घंटे में खाली कर सकता है, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए दो नल है भरने वाले, और 4 घंटे और 28 घंटे में भर रहे हैं दोनों नल, और एक नल है खाली करने वाला जो कि 28 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये जो 28 घंटे में भरने वाला नल है और एक नल 28 घंटे में खाली करने वाला, दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। एक बंदा 28 घंटे में काम कर रहा है और एक बंदा 28 घंटे काम बिगाड़ रहा है, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, मतलब काम क्या होगा, जीरो। तो जो इफेक्टिव काम होगा वो सिर्फ इसी की वजह से होगा, 4 घंटे की वजह से। सीधा सीधा अब सवाल ये रह गया कि एक नल है जो कि 4 घंटे में किसी टंकी को भरती है, तो टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। 4 घंटे में पूरा भरती है, तो 1/4 भरने में 1/4 समय लगेगा, यानी कि 4 का एक, 4 गुना 1/4, 1 घंटा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है किसी वस्तु को उसकी वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/10 पे बेचने पे अमन को 25% की हानि होती है। यदि वो इसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 77% पे बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि जो वस्तु था उसका वास्तविक विक्रय मूल्य, यानी कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, वो 10 था। ठीक है, और जो नया सेलिंग प्राइस है, मतलब जिस पे बेच रहा है, वो 3/10 है, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 3/10। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यदि 10 है तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 का 3/10, यानी कि 3। और ऐसा करने पे उसको 25% का हानि हो जाता है। 25% की हानि होने का मतलब है कि 100 की चीज को 75 में बेचना। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसका यदि सीपी 100 था, ठीक है, यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं, यदि उसका सीपी 100 था तो उसने बेचा कितने में, 75 में, तभी तो 25% का लॉस हो रहा है।
तो इस 3 को भी 75 के बराबर बनाइए, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। तो 75 के बराबर बनाने के लिए 25 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी 25 से गुना हो जाएगा, रेशियो है तो। ठीक है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था इसका? 250। क्लियर है यहाँ तक? अब बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के, मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 77% पे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसके 77% पे, तो इसका 77% बस आपको निकालना है, 250 का 77%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखिए, 50 से 5 बार में और 50 से 2 बार में, ऊपर आ गया 77 गुना 5 यानी कि 350 और 35, 385 बटा 2। ठीक है, और 385 बटा 2 क्या होगा? 380 होता है 190 और 5 2.5, 192.5 आ गया। कहने का मतलब यह है कि 100 की चीज को बेच कितने में रहा है? 192.5 में। समझ गए? 250 के 77% पे बेच रहा था, यानी कि 192.5 पे बेच रहा था। तो 100 की चीज को यदि 192.5 पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का ले रहा है? 92.5 का। तो परसेंटेज में भी इतना ही हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो ट्रेनें, ट्रेन ए और ट्रेन बी, समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन ए जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और एक जबकि ट्रेन बी जो है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो पूछ रहा आपसे ट्रेन ए को ट्रेन बी से पूरी तरह आगे निकलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रेन ए है, आगे जा रही है, और ये पीछे से ट्रेन बी आ रही है। ठीक है, तो ट्रेन बी इसको पूरी तरह से क्रॉस कर ले, मतलब आगे निकले, इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से निकल के ऐसे जाना होगा। एक तो अपना लेंथ क्रॉस करेगा ट्रेन। ठीक है, मान लेते हैं ये पहला ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ये ट्रेन ए है। ठीक है, और ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए का जो लेंथ है वो कितना है? 150। ठीक है, और ट्रेन बी का लेंथ कितना है? तो किधर गया? हाँ, 120। ठीक है, ट्रेन ए का लेंथ 150, ट्रेन बी का लेंथ 120। अब देखिए ट्रेन ए यदि ट्रेन बी को पार करेगा, तो यहां से शुरू होगा। पहले तो देखिए ये कितना कर चला अभी तक? 150 अपना लेंथ क्रॉस किया। अब ये बी का लेंथ क्रॉस करेगा, मतलब 120, और तो टोटल कितना लेंथ क्रॉस करेगा? दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उतना ही, यानी कि 150 प्लस 120, ये टोटल लेंथ होगा। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस यही होगा 150 प्लस 120, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 150 प्लस 120। ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करने के लिए, डिवाइडेड बाय, ये हमने निकाल लिया डिस्टेंस। अब हमें चाहिए क्या? स्पीड। तभी तो निकलेगा कि कितने समय में क्रॉस करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया 150 प्लस 120, और स्पीड पता है कि दोनों ट्रेन यदि सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस में हो जाता है। मतलब यदि ट्रेन ए का स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी का 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव स्पीड माइनस में हो जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये आ गया स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। कितना आया? तो ऊपर 18 आएगा, 72 माइनस 54, 18 से 18 कैंसिल आउट, तो रिलेटिव स्पीड आया 5 मीटर प्रति सेकंड। और 150 प्लस 120 ये मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया स्पीड से, तो यहाँ से आपको समय मिल जाएगा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 150 प्लस 120 कितना होगा? 270/5, यानी कि 27 गुना 2, 54 सेकेंड। 54 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है यदि 5 क्रमागत समपूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक 28 है, तो उसका औसत क्या होगा? ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लेते हैं यदि आप 0 से स्टार्ट करें, तो 0 यदि सबसे छोटा नंबर है, सम आपको बोला है सम पूर्णांक, तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 0 होता है। अगला क्या होगा? 2 होगा, फिर अगला 4 होगा, अगला 6 होगा, अगला 8 होगा, ये 5 हो गया ना। इसका एवरेज आप देखिएगा तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। किसी भी सीक्वेंशियल नंबर का, मतलब कोई नंबर यदि एपी में है, अंक गणितीय श्रेणी में है, तो उसका जो औसत होता है ना वो बीचों बीच होता है, तो इसका औसत क्या आ जाएगा? 4। लेकिन बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या 28 है, हमने मानी क्या है? 0। तो 28 करने के लिए इसमें 28 प्लस करना होगा ना, तो सबसे छोटी संख्या 28 आ जाएगी। यदि हम संख्या में जितना जोड़ेंगे औसत में भी तो उतना ही जोड़ना होता है, ये आपको पता होगा। यानी कि औसत कितना हो जाएगा उसका? 32। ठीक है, लेकिन इतना करने की इसमें जरूरत नहीं थी, आप सीधा भी सोच सकते थे। ठीक है, कि यदि सबसे छोटी संख्या 28 है, तो आप 28 ही ले लीजिए ना, सबसे छोटी संख्या 28। अगला सम संख्या क्या होगा? 30, फिर अगला क्या होगा? 32।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि बीच वाला संख्या ये पांचवी संख्या, पांच यदि संख्या है तो बीच वाला संख्या कौन सा होगा, तीसरा संख्या होगा ना। देखिए इसके आगे जाइएगा तो 34, फिर आगे जाइएगा तो 36, पांच संख्या हो गए, तो बीच वाला संख्या यही हुआ ना, तो यही औसत हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 140% अधिक निर्धारित करता है। 68% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो मान लेते हैं कि दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, क्रय मूल्य वो 100 था, ठीक है, और उसने जो उसमें मार्क किया, मार्क प्राइस उसका 140% अधिक किया सीपी से, बोल रहा है। तो 100 का 140 कितना होगा, 140 ही होगा। तो उसने कितना मार्क कर दिया, 100 प्लस 140, 140% अधिक किया था। और बोल रहा है कि 68% का उसको प्रॉफिट लेना है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको कितनी रखनी होगी, 100 पे यदि 68 का प्रॉफिट लेगा तो सेलिंग प्राइस 168 रखनी होगी ना। बस आपसे यही पूछ रहा है कि उसने मार्क प्राइस पे कितना छूट दिया। देखिए 240 की चीज को, मतलब 240 उस पर मार्क था, उसको बेचा उसने 168 में, तो कितने का छूट दिया, 72 का छूट दिया ना, 72 रुपये का। और 72 है कितना, 24 का 30% है, 24 का 10%, सॉरी 240 का 10% 24 होता है, तो 30%, 24 दिया 72, तो इसका आंसर हो गया 30% का छूट देगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि विकल्प है और इसमें से आपको ए बी सी का वैल्यू पता करना है, तीन इक्वेशन है। तो या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन आप खुद जानते हैं कि इसको सॉल्व करना कितना लेंदी होगा। तो इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से आगे बढ़िए, ठीक है। तो यदि हम सबसे पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं 5 1 1, तो आप देखिएगा ए का वैल्यू यदि 5 रखिएगा तो ये हो जाएगा 15, और बी का वैल्यू 1 तो -4, सी का वैल्यू भी 1 तो +2, तो ये आ गया 17 -4, ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो 13 -9 के बराबर नहीं हुआ ना, तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन से यदि हम ट्राई करें तो 2 1 4 देखते हैं। यदि हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो ए की जगह 2 यानी कि 6, बी की जगह 1 यानी कि -4, और सी की जगह पे 4, तो 4 गुना 2 8, ये आ गया 8 6 14, और -4 ये 10 आया ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है। ये 10 आ गया, लेकिन हमें चाहिए किसके बराबर, -9 के बराबर चाहिए ना, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इसको भी काट देते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 1 4 2, तो ए की जगह यदि 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। बी के जगह यदि 4 रखेंगे तो -16, और यदि सी के जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4, ये कितना आ गया, 16 -16 प्लस 7 यानी कि -9, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर, ये पहला वाला इक्वेशन सही हो गया ऑप्शन सी से। दूसरा इक्वेशन देखना होगा, हमें तीनों इक्वेशन चेक करने होंगे, ठीक है। या तो आप तीनों इक्वेशन चेक कर लीजिए इस ऑप्शन के साथ, या तो आप ये देख लीजिए कि चौथे नंबर ऑप्शन के साथ ये पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, हम चौथा वाला इक्वेशन देख लेते हैं, चौथा वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन है हमारे पास 3 2 2, इससे पहला इक्वेशन चेक करते हैं। तो ए की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, बी की जगह 2 रखेंगे तो -8, और यदि सी की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4, कितना गया, 9 4 13 -8 5 आएगा, यानी कि -9 नहीं आया ना, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत है। तो एकमात्र सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमें बस 3 बार चेक करना हुआ। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्य है वो 41 है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इन टोटल का ये जो टेबल देख रहे हैं, इसका जो माध्य है, मीन है, वो 41 है। मीन का मतलब समझ रहे हैं, हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना होगा, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर मिलेगा, टोटल सम क्या है, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसके सम से, ठीक है। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है कि पहले हमें एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एफ आई और एक्स आई को, जैसे ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सभी को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर ये डिनोट करता है समेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको आपस में जोड़ देना होगा, ठीक है, इसका काम हो गया। और नीचे है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब इन सबको आपस में जोड़ना होगा और डिवाइड करना होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग मीन निकालते हैं। यदि आप फॉर्मूला देखिएगा तो आप कंफ्यूज कीजिएगा, आप सीधा सीधा ये सोचिए ना कि मीन होता क्या है,
अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हर शिफ्ट में हमने ऐसे सवालों को देखा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला से इसको नहीं बनाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही बनाएंगे। हमें पता है कि इस पूरी टेबल का जो मीन है वो दिया हुआ है 41, ठीक है, मतलब ये वाला ऑन एन एवरेज 41 है टोटल। तो हम क्या करेंगे, सभी को 41 बनाने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कितना कम या कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से जे पहला वाला जब हम टेबल देखेंगे, पहला डेटा, तो देखेंगे इसका जो मीन आ रहा है वो 30 आ रहा है, हमें बनाना है 41, तो इसके पास कितना कम है 41 से। टोटल का मीन यदि हमें 41 बनाना है तो हम सबका मीन यदि 41 मान के चलें, तो पहले वाले का जब देखिएगा तो 41 से कितना कम है, तो 11 कम है, ठीक है। दूसरे वाले का देखिएगा तो 41 से कितना कम है, 40, एक कम है। तीसरे वाले को देखिएगा तो 41 से कितना ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है, कितना, तो 14 ज़्यादा है। आखिर वाले को देखिएगा तो 41 से कितना ज़्यादा है, तो 50 4 54 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों के पास, ये इनको दे के मैनेज करेगा आपस में, ठीक है, ये इसको सप्लाई करेगा ताकि क्या हो जाए कि सभी का 41 बन जाए और उनके पास कुछ बचना भी नहीं चाहिए, तभी इसका टोटल का मीन 41 आएगा। बचना नहीं चाहिए, आपस में ही मैनेज हो जाना चाहिए, यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड। तो हमें इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी का 41 हो जाए और कुछ बचे भी ना। अब देखिए यदि एक को 11 की रिक्वायरमेंट है, पहले वाले टेबल को देखिए, पहले वाले डेटा को, यदि एक को -11 की रिक्वायरमेंट है, सॉरी 11 की रिक्वायरमेंट है अपना 41 पूरा करने के लिए, तो 31 डेटा को कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 31 गुना 11 की, ठीक है। उसी तरह से यदि इसको एक की रिक्वायरमेंट है अपना 41 पूरा करने के लिए, तो टोटल कितना होगा, -1 इंटू एक्स, मतलब -x की रिक्वायरमेंट होगी, x की रिक्वायरमेंट होगी, इसको माइनस से इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको इतना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके पास 14 एक्स्ट्रा है, तो 50 के पास कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 14 गुना 50, इसके पास 54 एक्स्ट्रा है, तो 17 के पास कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 54 गुना 17, ठीक है। और इन सबको जोड़ के जीरो आना चाहिए क्योंकि ये आपस में ही मैनेज होंगे, ठीक है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे ये कितना है, 31 गुना 11, ये हो जाएगा 310, और 31 341, ये हो जाएगा -x, और ये 14 पंचे 70, 700 प्लस में, और ये हो जाएगा 54 गुना 17, तो 17 पच्चे 85, यानी कि 850, और 17 चौके 68, 918, ठीक है, ये आ गया 918। इसको जोड़ के जीरो करते हैं यदि हम, तो ये हो जाएगा 700 में से 341 गया, तो 300 359, और प्लस 9 359, और प्लस 918 918 प्लस 359, और इक्वल टू हो जाएगा, माइनस उधर गया तो प्लस एक्स, ठीक है। इन सबको हमने जोड़ के जीरो के बराबर कर दिया तो हमें ये मिला, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 1200, और ये हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 26.7 ज़्यादा है तो बहुलक माध्यिका से कितना ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको ये पता है फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोड, मतलब बहुलक, बराबर होता है 3 इंटू मीडियन, ठीक है, 3 इंटू मीडियन यानी कि माध्यिका, -2 इंटू मीन यानी कि 2 इंटू माध्य, इसके बराबर होता है। आपको दे रखा है सवाल में कि बहुलक उसके माध्य से 26.7 ज़्यादा है, कहने का मतलब कि जब बहुलक में से आप, इसको मोड ही लिखते हैं, ठीक है, जब आप मोड में से उसका मीन घटाइएगा यानी कि माध्य घटाइएगा तो 26.7 आना चाहिए। यहाँ से आप एक बात बोल सकते हैं कि जो मीन होगा ना, जो मीन होगा वो मोड माइनस 26.7 होगा, मोड माइनस 26.7 यही होगा। तो हम मीन की जगह पर रख देते हैं मोड -26.7, ठीक है। तो हो जाएगा मोड और बराबर 3 मीडियन -2, मीन की जगह हम क्या रखेंगे, मोड -26.7, मोड -26.7, ठीक है। अच्छा ये देखिए -2 मोड यहाँ पे मोड एक है, इधर लेके आएंगे तो 3 मोड हो जाएगा, 3 मोड, और मीडियन को भी इधर लेते आते हैं तो -3 मीडियन, ठीक है। इधर क्या बचेगा, तो माइनस माइनस +2 और इंटू 26.7, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा यानी कि क्या निकल गया, जो आपसे पूछा था मोड माइनस मीडियन आ गया,
आपसे यही पूछा था कि मोड माइनस मीडियन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 26.7/3। 3 से देखिए, 8 तिया 24 और 9 तिया 27 से 8.9 बार में, और गुना 2 करेंगे तो 16 और 17.8, ऑप्शन नंबर डी। आपसे यही पूछा था ना कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, यानी कि बहुलक माइनस माध्यिका क्या होगा, यानी कि मोड माइनस मीडियन। ये कितना आ गया 17.8। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है और उसमें एंगल पी क्यू आर और एस दिया हुआ है 4 3 7 6। आपसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा ये बताने के लिए आपको जानना होगा कि अलग अलग प्रकार क्या है। आपको पता है ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है समलंब। ठीक है, आपको हिंदी एक बार बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब। काइट होता है बस पतंग जान लीजिए और कुछ नहीं। और रोम्बस होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। और पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब अलग अलग से हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको। पहले ट्रेपीजियम जो होता है ना, वो एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आमने सामने के दो भुजा समानांतर होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मतलब एक पेयर के अलावा दो पेयर भी समानांतर हो जाए, लेकिन मिनिमम एक पेयर की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये है कि अभी हम सिर्फ ट्रेपीजियम यानी कि समलम चतुर्भुज समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को समझ रहे हैं। तो जब हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि दो भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए आमने सामने की, मतलब दो भुजा का पेयर ए बी सी डी। आपको दिख रहा है कि ए बी और सी डी समानांतर है यहाँ पे। ठीक है, मतलब पैरेलल है। तो और बी, ये दोनों भुजा जो है ए बी और एक सेकेंड, ये ए बी और ये सी डी दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रेपीजियम होगा, मतलब समलंब चतुर्भुज होगा। बाकी के दो भुजा से हमें मतलब नहीं है वो समानांतर है या नहीं है। होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि आमने सामने की एक पेयर कम से कम समानांतर यदि हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, मतलब समलंब चतुर्भुज। आप खुद बताइए, यदि दो भुजा आमने सामने के समानांतर हैं, तो आपने पढ़ा था कि यदि दो लाइन समानांतर हो उसको एक तीसरी लाइन काटे तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। यानी कि एंगल ए जो भी होगा उसको जब एंगल डी के साथ जोड़िएगा तो 180 होना चाहिए। एंगल ए और एंगल डी 180 होना चाहिए। उसी तरह से एंगल बी और एंगल सी जोड़ने से भी 180 होना चाहिए। एंगल बी और एंगल सी दोनों 180 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहां से देखिए ए डी को। ठीक है, यदि हम इसको माने कि ये, अच्छा इसने चतुर्भुज पी क्यू आर एस माना है तो पी क्यू आर एस, चलिए ए बी सी डी को ही पी क्यू आर एस मान लीजिए आप लोग। चलिए कोई नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर और एस। ठीक है, आपको मैंने बताया कि एंगल पी और एंगल एस बराबर होना चाहिए एंगल क्यू और एंगल आर के, क्योंकि दोनों 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 180 होगा तो ही बराबर होगा। बराबर होने का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन दोनों 180 हो जाएगा ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से देखिए कि पी एस को जोड़ने से बराबर होना चाहिए, और ये वाला जो एंगल है 4, ये पी को डिनोट कर रहा है, लिखा हुआ है। ये क्यू है, ये आर है, ये एस है ना। तो देखिए पी और एस को जब देखिएगा तो 4 और 6 10 हो जाएगा। इधर से जब क्यू और आर को देखिएगा तो 3 और 7 ये भी 10 हो गया। तो 10 10 दोनों बराबर हो गया ना, मतलब ये पहला वाला चतुर्भुज का कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, मतलब ये ट्रेपीजियम तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसको टिक मार लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ट्रेपीजियम आप लोग समझ गए, मतलब समलंब चतुर्भुज आप लोग समझ चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग काइट भी समझते हैं, रोम्बस भी समझते हैं, और पैरेललोग्राम। काइट को पतंग बोलते हैं जो आप आकाश में उड़ाते हैं। पतंग कैसा होता है आपको पता है? पतंग कुछ ऐसा दिखता है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये कुछ पतंग जैसा दिख रहा है। तो पतंग में जो कंडीशन होता है कि ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए आपस में, ये और ये बराबर है। जैसे यदि हम बोले कि पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसमें पी क्यू बराबर होगा पी एस के, और क्यू आर बराबर होगा आर एस के। ये दोनों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपको एक बात पता चलेगा कि जैसे आप इन दोनों को मिलाइएगा तो ये दोनों साइड वाले, एक तो ये साइड आ गया और एक ये साइड आ गया, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही सर्वांगसम होगा तो आपको पता है ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल क्यू और एंगल एस। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो
काइट यानी कि पतंग में क्या होगा कि जो साथ के भुजा हैं यानी कि पी क्यू और पी एस साथ के भुजा हैं, ये बराबर होंगे। यहाँ से देखिए क्यू आर और आर एस ये भी साथ के भुजा हैं, तो साथ के भुजा बराबर होंगे और साथ में एक एंगल बराबर होगा आमने सामने का, सिर्फ एक। ये दोनों बराबर नहीं होगा पी और आर, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। सिर्फ क्यू और एस ही बराबर होगा, मतलब वैसा एंगल जहां से दो अलग अलग भुजा निकल रहे हो, यहाँ से अलग भुजा यहाँ से अलग भुजा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जिस एंगल से दो समान भुजा निकलेंगे जैसे पी क्यू और पी एस, एंगल पी से ही निकल रहे हैं, तो ये दोनों यदि समान भुजा निकल रहे हैं तो वो कोण बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावे क्यू और एस बराबर होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका काइट यानी कि पतंग। थोड़ा सा रोम्बस भी समझ लेते हैं। रोम्बस क्या होता है? तो यदि आप एक वर्ग बनाएं यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर में आप क्या देखते हैं कि चारों भुजा बराबर होते हैं। स्क्वायर के वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं। बस एक चीज और भी होता है चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ कि इसके चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाता है। यदि इसी को हम एंगल मतलब चारों भुजा बराबर रखें लेकिन एंगल को सेम ना रखें, एंगल अलग कर दे मतलब 90 ना रखें, यहाँ भी जो है चारों भुजा बराबर है, ठीक है, लेकिन एंगल 90 नहीं है। ये चारों भुजा बराबर है लेकिन एंगल 90 नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा, ऑपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लोग कहेंगे रोम्बस यानी कि समलंब। सॉरी, अभी हम क्या देख रहे थे, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, ठीक है। तो आप पूछिएगा कि इसमें तो भी सात के एंगल बराबर हो रहे हैं यानी कि थीटा प्लस एक्स, और यहाँ भी थीटा प्लस एक्स यानी कि सात चार एक सॉरी 7 3 10 और यहाँ से 6 4 10, ये भी तो बराबर हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी तो देखिए कि इसमें अल्टरनेट एंगल बराबर है। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये 4 है और ये 7 है, ठीक है। तो 4 4 होता तो इसको हम रोम्बस बोल सकते थे, लेकिन ये रोम्बस नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज भी समझ गए, काइट यानी कि पतंग भी समझ गए, और सबसे ऊपर ट्रेपीजियम भी समझ गए। एक आखिरी बचा है पैरेललोग्राम, यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर है उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। यदि ये दोनों समानांतर है और ये दोनों भी समानांतर है तो इसको बोलेंगे क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, यदि थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। अच्छा, समानांतर होती है यदि आमने सामने की तो बराबर भी हो जाती है, ये दोनों इस आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का कंडीशन है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि 8 अंकीय संख्या है और इसको 3 से विभाज्य बनाने के लिए ए को दिया जाने वाला अधिकतम मान क्या है। तो यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो रही है ना, तो उसको जोड़ने पे 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं यदि हम, तो देखिए ये हो जाएगा 7 3 10 1 11, ठीक है। तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं कि जो जैसे जैसे 3 का मल्टीपल बने ना वैसे आप छोड़ते जाइए। तो वो तो 3 से कट ही जा रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 को हम हटा दिए क्योंकि ये 3 का मल्टीपल ऑलरेडी है। 8 एक 9 को हटा दिए, ये भी 3 का मल्टीपल है। 5 और 4 को भी हटा दिए, ये भी 3 का मल्टीपल है। 8 और 7 को भी हटा दिए, 8 7 15, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो बचा क्या, ए। मतलब जिसको हमने हटाया वो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल थी, तो ए को भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। यदि पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होना है तो ए को भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो 3 का मल्टीपल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, ये प्रोपोर्शन में। आपको एक चीज पता है ना, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। दो रेशियो यदि प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये है कि इनका अनुपात बराबर है, ठीक है। मतलब ये जितना गुना है, 9 गुना है, तो ये भी उतना ही गुना होगा, ठीक है। यही होता है प्रोपोर्शन, चाहे आप थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ें, चाहे आप फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़ें, चाहे आप मिड प्रोपोर्शन पढ़ें, मीन प्रोपोर्शन, सब कुछ यही होता है कि उसमें रेशियो को बस बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम रेशियो बराबर करें तो आप देखिएगा 9 गुना है ये, तो इसको भी 9 गुना करेंगे, तो 6.5 का 9 गुना, तो 9 छके 54 और 4.5 58, एक्स की वैल्यू आ गई 58। 6.5 को 9 गुना किया हमने, तो यहाँ से देखिए 7 छके 42 और ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 6 चौके 24। एक्स की वैल्यू 58.5 और वाई की वैल्यू 24, दो गुना करें तो ये हो जाएगा 117 और इसको दो गुना करेंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है। दोनों 9 से कट रहा है क्या,
8 4 12 नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं यदि तो ये 16 बार में, और इसको 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 39:16। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है साधारण ब्याज पे 18 वर्षों में कोई धनराशि दोगुनी होने के लिए प्रति वर्ष किस दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यदि 18 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है तो दोगुनी होने का मतलब है कि 100 की चीज कितनी हो गई, 200। कितना परसेंट ब्याज मिला, 100% ब्याज मिला। कितने सालों में, तो 18 सालों में। तो 1 साल का इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, तो 18 सालों में यदि 100% मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 18 95, 5 पॉइंट समथिंग। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि समूह ए में 53 सदस्य, बी में 86 और समूह सी में 57 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि इतनी है। ठीक है, 424, 337 और 122। तो आपसे पूछ रहा है प्रति सदस्य औसत राशि क्या होगी, तो आपको टोटल का एवरेज निकालना है। ठीक है, टोटल सदस्य का एवरेज निकालना है। तो इसको बनाते कैसे आप, तो या तो आप यूनिट डिजिट निकाल के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो इकाई का अंक है अलग अलग है, तो उससे बना सकते हैं। इसमें आप करेंगे क्या, तो अलग अलग पहले टोटल निकालेंगे। 53 सदस्य का, ठीक है, ग्रुप ए के 53 सदस्य का जो औसत खर्च था वो 424 था, तो टोटल इतना हो जाएगा। ग्रुप बी का टोटल खर्च हो जाएगा 86 गुना 337। ग्रुप सी का टोटल खर्च हो जाएगा 57 सदस्य और हर सदस्य का खर्चा 122। ये टोटल खर्च आ गया, इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सदस्य से, तो ये 53 और ये 86 और 57। ठीक है, 53 86 57 कितना होगा, 53 57 हो जाएगा 110 और 86 196। ठीक है, यदि सवाल को इकाई के अंक में बनाना चाहें तो ऊपर देखिए इकाई का अंक क्या बनेगा, 4 तिया 12 2 प्लस 7 छके 42 2 और 7 गुना 2 14 4 डिवाइडेड बाय इसका नीचे का इकाई अंक है 6, ऊपर बना 8, ठीक है, और नीचे बना 6। तो 6 में क्या चीज़ से गुना कीजिएगा कि 8 हो जाए, सिर्फ इकाई का अंक ही देखना आपको। तो 6 में यदि आप 7 से गुना कीजिएगा इकाई अंक, तो 7 छके 42 ये नहीं आएगा। 6 में यदि 2 से गुना कीजिएगा तो 6 गुना 2 12 आ जाएगा, 2 नहीं है, 8 नहीं आएगा। 8 छक्के 48, 8 से यदि गुना कीजिएगा तो 8 छक्के 48 यानी कि इकाई का अंक 8 आ जाएगा। 6 तिया यदि 18 करते हैं, 6 को यदि 3 से गुना करते हैं इकाई के अंक से, तो 6 तिया 18 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप फंस गए, तो अब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या है, तो एक मैंने कल बताया था कि आप इसमें से, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है एक औसत मान लीजिए, जैसे अभी मैंने ऊपर भी एक सवाल बताया था कि हम मान लेंगे इन सब डेटा का औसत 337 है और देख लेंगे इसको, इसके पास कितने एक्स्ट्रा है और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बनाने का तरीका है कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो लंबा हो जाएगा ना थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यदि इसी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5 3 8 और गुना, ठीक है, 4 2 6 4 10 और 10 का 1, ठीक है, 8 6 14 यानी कि 4 1 5 और गुना 3 3 6 7 6 13, 13 का 13 मतलब 3 1 4, यहाँ लगाएंगे तो 7 5 12, 12 मतलब 2 1 3, 12 में 2 और 1 है तो 3, ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 और नीचे डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 1 10 6 16, 9 वैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, 9 छोड़ दीजिए, 6 1 7, ठीक है। ऊपर कितना आया, ऊपर आ गया 8, पंचों के 20 का 2, 8 2 10 और 5 या 15, ठीक है, ये आ गया 8 प्लस इसका पंचों के 20 का 2 और ये आ जाएगा 5 या 15 यानी कि 5 1 6 बटा में 7, ऊपर आ गया 8 2 10 6 16 6 1 7 बटा 7, तो 7 बटा 7 क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, आपको दो ही ऑप्शन देखना है, ए और बी तो हमने पहले ही हटा दिया था, सी और डी में देखना है। सी का आ रहा है 9 8, 9 हटा देते हैं, 8 2 10 यानी कि इसका आ गया 1, इसका आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका डिजिटल सम, ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 1 आया। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि आप डिजिटल सम लगा के बना दीजिए, या तो फिर आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि दो मित्रों मोहन और डेविड के मासिक आय क्रमशः 6:7 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 69,000 रुपये बचाता है। यदि
उनके मासिक आय का अनुपात 2:3 है, तो मोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आपको दे रखा है ना कि उनका जो मंथली इनकम है वो 6:7 है, किसका, मोहन और डेविड का। 6:7 ये उनका इनकम है। ठीक है, और उनका एक्सपेंडिचर जो है 2:3 है, 2:3। अब एक चीज आप यहां से देखिएगा, ये जो सवाल दिया हुआ है ना, इसका डेटा बिल्कुल सेट है। डेटा कैसे सेट है, तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा, जैसे आप 6 में से मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कीजिएगा, तो आपको क्या मिलता है, सेविंग मिलता है ना। यहाँ पे देखिए 6 में से जब 2 माइनस कीजिएगा तो 4 मिलेगा सेविंग। यहाँ से 7 में से जब 3 माइनस कीजिएगा तो भी यहाँ सेविंग 4 मिलेगा। और सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का सेविंग बराबर है। ठीक है, तो यदि सेविंग बराबर है, यहाँ से आपका बराबर ही आ गया 4 और 4, इसका मतलब यह है कि डेटा ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो आपको इस सवाल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो डेटा यदि ऑलरेडी सेट है और सेविंग आपका 4 आया, और इस 4 की वैल्यू सवाल में 69,000 यानी कि 69,000 दिया हुआ है। ठीक है, 4 की वैल्यू 69,000 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि मोहन की मासिक आय, तो मोहन की मासिक आय कितनी है, 6 है ना। 4 की वैल्यू यदि 69,000 है, आपको 6 की वैल्यू निकालने बोला है, तो ये देखिए 4 से 6 कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो 69 का भी 1.5 गुना कर लीजिए ना। तो 69 और उसका आधा 34.5 यानी कि हो जाएगा 103.5। ठीक है, 103.5 पे 3 जीरो लगा देते हैं, 1035 और 00, ऑप्शन नंबर डी, 1.5 गुना किया हमने इसको भी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। बाकी यदि बराबर नहीं होता तो आप एक्स मान के बना सकते थे, और मैंने उस टाइप के भी सवाल बताए हैं, शायद पिछले 2-3 शिफ्ट पहले बताए हैं। ठीक है, वहाँ पे ये बराबर नहीं हो रहा था, तो वहाँ मैंने एक्स मान के बताया था आप लोगों को। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला यदि दो संख्याओं का माध्य समानुपाती 14 है और उनका तृतीय समानुपाती 112 है, तो संख्याएं क्या है। ठीक है, माध्य समानुपाती का मतलब अभी मैंने बताया, यदि कोई भी चीज समानुपात में यानी कि प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब होता है कि दो रेशियो बराबर चल रहे हैं। ठीक है, दो संख्याओं का यदि माध्य समानुपाती 14 है, यदि हम संख्याओं को ए और बी माने, तो आपको पता है माध्य समानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यदि आपने दो संख्याएं, ठीक है, यदि आपने दो संख्याओं को ए और बी माना, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इसके बीच की एक ऐसी संख्या है ए और बी की कि इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। मतलब जो रेशियो ए और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होगा, वही रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और बी का होगा। ठीक है, यही मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन का। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि इसके बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में। ठीक है, यदि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन का हम लोग बात करें, तो ये ए और बी के बीच का एक ऐसा नंबर है जो ए के साथ जब इसका रेशियो लेते हैं और इसको बी के साथ रेशियो देते हैं, तो दोनों रेशियो बराबर होता है। और यदि आप थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, ए बी क्या, ए बी के थर्ड प्रोपोर्शन का यानी कि सी मान लेते हैं, तो जो रेशियो ए से बी का होता है वही रेशियो बी से सी का होगा। ठीक है, दोनों जगह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हम लोग रेशियो को बराबर कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब हो गया रेशियो को बराबर करना। तो बस आप ऑप्शन में ऐसे ही चेक कर लीजिए ना, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। पहले वो तरीका बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यानी कि इसका मीन प्रोपोर्शन 14 है, तो इसकी वैल्यू आपको 14 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर 196। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिला। अच्छा, इसने दे रखा है इसका थर्ड प्रोपोर्शन 112 यानी कि सी की वैल्यू 112 दे रखी है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 112 ए बराबर बी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि ए की जगह बी की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे यदि आप ए की जगह बी की वैल्यू रखेंगे तो बी है क्या, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 196 बाई बी। यहाँ पे यदि आप रख दें ए की जगह, तो 112 गुना 196 बाई बी, और बी को उधर लेते जाते हैं तो बी क्यू, यानी कि बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 196, 14 का स्क्वायर है बी क्यू, एक 14 एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ से। और क्योंकि 112 क्या होता है, 112 होता है 14 गुना 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी कितना आ जाएगा 14 इंटू 2, बी की वैल्यू आ गई 28,
और बी की वैल्यू 28 है, यानी कि एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको इस सवाल में इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी अब हम बताते हैं इस सवाल को आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल में आप सिंपली ये काम कर सकते थे कि आपको ये पता है कि नंबर्स जो हैं ए बी सी, या तो ए बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये प्रोपोर्शन में चल रहे हैं। तो यदि नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं और चीज़ें बदल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बराबर तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आउट। क्योंकि यदि ए और बी को आप 14-14 मान लेते तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी 14 ही होता, बराबर ही चलेगा ये लगातार। ठीक है, यदि दो नंबर बराबर हो जाए ना, उसका आप कोई भी प्रोपोर्शन निकालिए वो बराबर चलते रहेंगे, मीन भी वही आएगा और थर्ड प्रोपोर्शन भी वही आएगा। तो यहाँ तो दे रहा है थर्ड प्रोपोर्शन 112 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब यदि ऑप्शन नंबर आप ए को देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो सीधा सीधा आउट हो गया, क्योंकि आप 4 और 44 का मीन प्रोपोर्शन 14 आएगा ही नहीं। मतलब आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 44 कीजिएगा तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 14 लानी थी ना, ये 14 आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। अब आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए और डी में। ठीक है, अब देखिए, यदि आप संख्या को 4 और 49 मान लें, ठीक है, तो आप देखिएगा 4 जो है 49 मान ले, 4 और 49, तो 4 का कितना गुना है 49 आपको पता ही नहीं चलेगा, और 49 का कितना गुना है 112 ये भी नहीं पता चलेगा। मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन डी देखिएगा 7 28, तो देखिएगा 7 का 4 गुना 28 हो रहा है, और 28 का जैसे ही 4 गुना कीजिएगा 112 आ जाएगा, यानी कि 112 थर्ड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन मैंने बताया कि ये चीज़ें एक ही मल्टीपल पे चलती है, जैसे यहाँ 4 गुना हुआ तो यहाँ भी 4 गुना होगा। ठीक है, तो ये सेट हो रहा है ना ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि P एक वस्तु Q को 50% के लाभ पे बेचता है और Q उसी वस्तु को R को 32% की हानि पे बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए 5406 रुपये का भुगतान किया तो P ने वस्तु को किस कीमत पे खरीदा। ठीक है, तो यदि हम मान लें कि P ने 100 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था, यानी कि P का CP कॉस्ट प्राइस 100 है, तो P ने Q को 150 का बेचा 50% का प्रॉफिट लेके, और Q ने क्या किया, R को बेच दिया 32% का लॉस लेके, यानी कि 150 का 32% कम करके बेचना होगा। ठीक है, तो 150 का 32% कितना होगा, तो 15 गुना 32 कीजिए, तो मतलब 32 का 1.5 गुना, सीधा सीधा ये समझिए 48। तो 150 का 32% 48 रुपया कम करके बेचा, कितने में, 150 में 48 कम कीजिएगा तो 102 में। ठीक है, देखिए आपको 150 का 32% निकालना है ना, तो आप कब तक ऐसे निकालिएगा कि आप यहाँ 50 से 3 बार में काट रहे हैं, 2 बार में काट रहे हैं, 16 और 16 3 48। ठीक है, ऐसे अब छोड़िए, ये बहुत पुराना टेक्निक हो गया। आप सीधा सीधा ये सोचिए ना कि आपको 150 का 32 निकालना है, तो आप करते तो यही है ना कि 150 गुना 32/100, यही काम करते हैं। ठीक है, तो आप सीधा ये सोचने की कोशिश कीजिए कि नीचे तो आप 100 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 100 से डिवाइड का मतलब क्या होता है कि दशमलव को बस इधर से उधर खिसकाना। यदि किसी भी संख्या को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आप संख्या में चेंज नहीं ला रहे हैं। जैसे यदि हम बोलें कि यहाँ 140 है और आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो आप संख्या में चेंज नहीं ला रहे हैं, आप बस दशमलव को इधर से उधर कर रहे हैं। ठीक, मतलब संख्या में चेंज तो आ रहा है लेकिन डिजिट चेंज नहीं हो रहा है, बस दशमलव आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा यदि आपको 150 का 32% निकालना है ना, तो आप मन में ही इसको गुना करके सोचिए। ठीक है, कि 15 गुना 32 कितना होगा, तो 15 गुना 32 48 होगा, मतलब 480 होगा, तो 480 यानी कि 48 आएगा। ठीक है, बस दशमलव आपको खिसका देना है, 480 की जगह पे आपको बस 48 लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो यदि R 102 में खरीद रहा है और सवाल में दिया हुआ 102 की वैल्यू 5406 है, देखिए मतलब R 5406 में खरीद रहा है, यानी कि इसी 102 का वैल्यू 5406 है। आपको निकालना है 100 का वैल्यू, क्योंकि सवाल में पूछा है P ने वस्तु को किस कीमत पे खरीदा था। तो 102 यदि 5406 के बराबर है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि 102 को जब आप 53 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 5406 मिल जाएगा। ये मुझे कैसे पता चला, तो देखिए यदि आप 102 को 54 से गुना कीजिएगा ना, तो 54 से ज़्यादा मिलेगा। तो आप एक रफ आइडिया लगाइए कि देखिए 100 यहाँ दिखा और यहाँ 54 दिखा,
तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला आएगा वो आएगा कि इसको 54 से गुना करके सोचते हैं, तो ये 5400 मतलब 5508 चला जाएगा, क्योंकि दो भी तो है ना यहाँ पे, और 2 गुना 54 108 हो जाएगा, यानी कि बहुत आगे चला जाएगा। तो अब आप अगला क्या सोचिएगा कि 53 से गुना करके देखते हैं। जैसे आप इसको 53 से गुना कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 53 गुना 2 106, ठीक है, और 53 गुना 100 5300 यानी कि 5406। तो ये करते के साथ आपको ये दिख जाएगा कि 53 से ये मल्टीप्लाइड है। 102 में जब 53 से गुना कीजिएगा तो आपको 5406 मिलेगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 गुना 53 5300, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं के 80% ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 20% अमान्य पाए गए, मतलब इनवैलिड हो गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला और वो 368 मतों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे, ठीक है, मतलब कितने मतदाता थे रजिस्टर्ड। तो यदि मान लें कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे, तो टोटल वोट देने वाले रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, ये 100 थे। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। इसमें से जिन्होंने वोट कास्ट किया, मतलब जिन्होंने अपना वोट दिया, वो सिर्फ 80% थे, 100 का 80%। और इस 80 में से भी 20% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि जो वैलिड वोट्स होंगे, ठीक है, इसमें से 20% वोट यानी कि 80 का 20% 16 वोट इनवैलिड हो गए। तो बचा कितना, 64 वोट वैलिड बचा। और जीतना हारना इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। बोल रहा है कि जीतने वाले को 55% मिला, किसका, तो इसी का 55% मिला होगा जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 45, यदि इसको 100% मानते हैं तो दोनों के बीच में कितना का अंतर आएगा, 10% का, यानी कि 10% से जीत जाएगा जीतने वाला। तो इसी 10% का वैल्यू सवाल में 368 दे रखा है, ठीक है। किसका 10%, तो इस 64 का 10%, 64 का 10% कितना दे रखा है, 368। आपसे पूछा क्या है, कितने मतदाता पंजीकृत थे, यानी कि 100 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो यदि 64 का 10% 310 है, यानी कि 64 का 10% होगा कितना, 6.4। 6.4 368 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, तो 368 बटा, सही है ना, हाँ ठीक है, 368 बटा 6.4। ये कटेगा, चलिए इस दशमलव को हटा के ऊपर जीरो डाल लेते हैं। 8 से 88 64, और ये 8 से 8 चौके 32, और 8 छक्के 48, 460 बार में। और कटेगा क्या, ऊपर 4 से यदि काटे तो 115 बार में, और नीचे 2, 115 बटा 2 आया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 115 बटा 2। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुना 115 बटा 2, 115, एक सेकेंड, 100 गुना 115 बटा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 50 बार में कटेगा, यानी कि 575। ऑप्शन नंबर डी, 115 गुना 5 575। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और ये रिपीटेटिव सवाल है, हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। किसी भी शिफ्ट का वीडियो उठा लीजिए आप लोग, ये जो एनटीपीसी का हम सीरीज करवा रहे हैं, किसी भी शिफ्ट का वीडियो उठाइए, उसमें ये सवाल आपको मिलेगा ही सेम डेटा के साथ, ठीक है। बस नाम बदल रहा है, डेटा भी नहीं बदल रहा है, ऑप्शन भी नहीं बदल रहा है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप किसी भी शिफ्ट का वीडियो उठाइए, वहाँ पे इसको सवाल मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है समीकरण को संतुष्ट करने वाली m का मान क्या है, ठीक है। ये भी रिपीटेटिव सवाल है। इसमें हम करते क्या है कि यहाँ पे जिस टर्म है ना 10/13 है ना, तो सबको 10/13 बना लेते हैं। तो इसको यदि 13/10 को 10/13 बनाएंगे, तो मैंने बोला था कि इस पे जो पावर होता है ना वो माइनस हो जाता है, 4 की जगह -4 हो जाएगा। ये 10/13 ही है, इस पे पावर 16 है, और ये 13/10 को फिर 10/13 बनाएंगे तो 17 की जगह -17 हो जाएगा, और बराबर में वही है जो है, ठीक है। यहाँ से सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 16 और -17, पावर को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा 3m + 18 के। यहाँ से हो जाएगा 17 4 21, यानी कि -5, और -18 इधर आएगा तो -23/3। m का वैल्यू आ गया -23/3। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे।
ये अगला सवाल है, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 4 बार में, ठीक है। माइनस माइनस कट गया तो ये बचा -9 और -4 और -18, 18 4 22 9 31 माइनस का। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है 425 और 17 का मध्य अनुपाती क्या है, मतलब आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन ऑफ 425 और 17, यही आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि 17 अंदर है तो बाहर भी आना चाहिए, और 17 प्राइम नंबर है, इसको तोड़ नहीं सकते। तो जो भी आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको देख लीजिए करके, मतलब 425 में भी 17 का मल्टीपल होगा। तो 425 को यदि 17 के मल्टीपल पे तोड़े तो लिख सकते हैं 17, और कितना गुना होना चाहिए 20, 340 नहीं, चलिए 17 से काट के देखते हैं। तो 17 गुना 2 34, बचा कितना 6 2 8 85, यानी कि 17 पचे 85 इंटू 14 17, तो ये आ गया 17 गुना 5 बाहर, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है यदि a इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है तो आपको निकालना है ए क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो यदि a इक्वल टू 7 प्लस √3 है 4√3, तो 1a प्लस 1 प्लस a क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a, ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और प्लस 1/7 प्लस 4√3, यही होगा, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसा जब भी नंबर हो और उसको रेशनलाइज कीजिए आप इस दूसरे वाले टर्म को, और नीचे -1 बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप सीधा सीधा जोड़ के भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे 7 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 7 प्लस 4√3, ठीक है। अब आप इस वाले टर्म को देखिए, ये क्या है, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4√3 का स्क्वायर तो 16 3 48, तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे पूरा 1 आ जाएगा, तो इसको नीचे 1 लिख लेते हैं, और ऊपर क्या है 7 माइनस 4√3, ठीक है। एक को हटा ही देते हैं, तो ये आ गया कितना 4√3 और -4√3 कट जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो a प्लस 1/a 14 आ गया। इसको आप लोग सीधा सीधा याद भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। आप सीधा क्या कर सकते हैं कि जब भी ऐसा हो, ठीक है, कि इसका जो भी दिया हो आपको, उसमें आप माइनस करके लिख लीजिए। जैसे आपको 7 प्लस 4√3 दिया हुआ है ना, तो आप इसको देख के लिख लीजिए 7 माइनस 4√3, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे यदि 1 आ जाए, जैसे ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 49 और माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 3 48, 1 आ गया ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो जब भी मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए ना, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि a प्लस 1/a जो होगा, ठीक है, वो इसका 2 गुना हो जाएगा बड़े वाले नंबर का, यानी कि 14, ठीक है। और a माइनस 1/a क्या हो जाएगा, तो छोटे वाले नंबर का 2 गुना, यानी कि 8√3, ठीक है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जब भी a प्लस 1/a पूछे तो बड़े वाले नंबर का 2 गुना, यानी कि 7 गुना 2, और यदि a माइनस 1/a पूछे तो छोटे वाले नंबर का 2 गुना, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अच्छा, ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमने a प्लस 1/a का वैल्यू निकाल लिया 14, ठीक है। ये आ गया a प्लस 1/a का वैल्यू। और जब भी आपको a प्लस 1/a का वैल्यू पता होता है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 14 का होल क्यू, ये तो मैंने बताया हुआ है, इंटू 3 इंटू 14, यही होगा ना। तो ये 14 का क्यूब कितना होता है, देखिए कम से कम आपको 1 से लेकर 25 तक का क्यूब तो याद रखना ही है, ठीक है। तो 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक है, और माइनस 14 थी 42, 2744 माइनस 42, यानी कि 2702 प्लस में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है एक टाइपिस्ट 2 पृष्ठ टाइप करने में 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लेता है, तो 89 पेज टाइप करने में कितना समय लेगा। तो 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट, तो एक पेज में 20 मिनट, तो 89 पेज में 89 इंटू 20, 89 इंटू 2 180 में से 2 178, ऑप्शन नंबर ए। आपको 89 इंटू 20 बस करना है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कार सिटी ए से सिटी बी तक 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी के पहले आधे भाग को
ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यातायात के कारण वो अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। शेष दूरी के लिए वह शेष दूरी के लिए यह उसी गति से चलती है जिस गति से यह पहले आधे भाग से चली थी, मतलब 60 की स्पीड से। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है? तो औसत गति होती क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी क्या है? तो टोटल दूरी है 360 का ना, टोटल डिस्टेंस 360 का है। और अब आपको चाहिए टोटल समय। तो देखिए, पहला आधा भाग यानी कि 360 का आधा कितना होता है? 180 किलोमीटर। तो पहला 180 किलोमीटर 60 के स्पीड से चलती है। पहला 180 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलती है, तो कितना समय लगेगा? 3 घंटा। प्लस अगला 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलती है, तो यहाँ भी 3 घंटा लगेगा। ठीक है, 180 और 120 300 हो गया। बचा कितना? 60 किलोमीटर और बचा ना। बोला शेष दूरी यानी कि 60 किलोमीटर की बची हुई दूरी उसी गति से चलती है जिस गति से इसने पहले आधी भाग चली थी। यानी कि पहला आधा भाग तो इसी 60 से चला था ना, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से चलेगी। बची हुई 60 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 360 और टोटल समय हो गया 7। तो 7 पचे 35 और एक बार में 51.3/7 यानी कि 7 या 21। ठीक है, 51.3 समथिंग, 7 चौके 28 ऐसे 4 बार में ना 51.4 समथिंग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। ये अगला सवाल इसमें बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 72 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, मतलब x इंटू वाई, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो नंबर का गुना बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के। इसमें एक नंबर 18 दिया हुआ है, आपसे दूसरा नंबर पूछ रहा है। एक नंबर 18 दिया हुआ है, दूसरा नंबर यदि हम x मान ले तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहे हैं। एलसीएम कितना है? 6 और एचसीएफ कितना है? 72 बराबर 18x। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 18 चौके 72। x कितना आ जाएगा? दूसरा नंबर 24 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 8649 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखिए एक वर्ग है और इसका एरिया आपको दिया हुआ है 8649। इसका एरिया है 8649 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8649। ठीक है, और बोल रहा है कि एक समषष्ठभुज भी है, मतलब 6 भुजा 3 4 5, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक समषष्ठभुज है, इसको बराबर मान लीजिए, हालांकि बराबर है नहीं है। ठीक है, इसको बराबर बना ही लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बराबर बन गया। ठीक है, आपको बोला है कि इसका परिमाप, मतलब वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है समषष्ठभुज के परिमाप के। तो यदि समषष्ठभुज का साइड यदि हम लोग ए माने, ए इसका भुजा माने, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 6a। इसका परिमाप आ जाएगा 6a, यानी कि इसका भी परिमाप कितना होगा? दोनों का परिमाप बराबर है, यानी कि इसका भी परिमाप 6a होगा। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो भुजा होगा वो 1.5a होगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 इंटू 4 भुजा का 4 गुना ही तो परिमाप होता है। ठीक है, तो आपको दोनों, मतलब वर्ग का भुजा पता चल गया 1.5a और समषष्ठभुज यानी कि हेक्सागन का भी भुजा पता चल गया a। आपको दिया हुआ है इसका जो एरिया है वर्ग का वो 8649 है, यानी कि 1.5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर 8649 के बराबर है। तो स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर 8649। ठीक है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 8649 और 2.25 को क्या लिख सकते हैं? 9/4। 2.25 को लिख सकते हैं 9/4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब इधर लेके जाएंगे
इस तरफ तो हो जाएगा 4/9, 4 ऊपर और 9 नीचे। 9 से यदि काटेंगे 8649 को तो 9 9 81, ठीक है, और 9 9 81, 5 बचा, 9 चौके 54 और 1, 961 गुना 4। यहाँ से आपको पता चल गया कि ए स्क्वायर जो आया वो आ गया 961 गुना 4। इसको आपको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे इसी का यूज पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आप एक बार यहाँ गुना कीजिएगा, फिर बार आगे जाके उसको तोड़िएगा, गुना कीजिएगा, इसलिए एक ही बार सारा काम किया कीजिए। यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ना ही ए का वैल्यू निकालना है और ना ही 961 गुना 4 लिख रहे हैं, क्या पता ये आगे जाके कट जाए। हमें निकालना क्या है कि समषष्टभुज का एरिया क्या होगा। आपको पता है कि एक समषष्टभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं एक समषष्टभुज में, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, यही तो होता है। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक समषष्टभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 6 गुना, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख देते हैं, यही आपको निकालना है ना, समषष्टभुज का एरिया ही तो निकालना है। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 961 गुना 4, तो 6 इंटू √3 और ये हो जाएगा 961 गुना 4 छोड़ देते हैं क्योंकि इस 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी आउट। इसको गुना कीजिएगा तो 6 गुना 1 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इकाई 6 √3, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, 9 चौके 54, 6 छक्के 36, यानी कि 5776 और प्लस 1, सॉरी 30 और 36, ठीक तो है, 5777 होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया क्या। 9 चौके 5400 और 6 छक्के 36, 5760, अच्छा ठीक है 5766, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अधिकतम मान ज्ञात करना है जहां ए लेस देन 0 है, यानी कि ए एक नेगेटिव नंबर है। ए यदि 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए नेगेटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव को यदि किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा। आपको निकालना क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये इक्वल टू 0 देखिए इसने गलती किया, ठीक है, इसने इसको डिफाइन ही कर दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है। तो यदि कोई चीज़ 0 ही है तो क्या अधिकतम और क्या न्यूनतम, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं करना था यहाँ पे, ठीक है। आपको सीधा सीधा ये देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 का नहीं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 वेरिएबल है, आप किसी एक को 0 मान लीजिए, और मैं यहाँ पे बी को 0 मान रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बी के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो बी को हमने 0 माना। जैसे यहाँ पे इसने ए को नेगेटिव बता दिया है, तो आप ए को नेगेटिव नहीं मान सकते, 0 नहीं मान सकते, ठीक है। ए नेगेटिव है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे मैंने बी को 0 मान लिया। अब देखिए, अब एक एक ऑप्शन हम चेक करें यदि, तो पहला ऑप्शन बी को 0 रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 4ac/4, यानी कि ये हो जाएगा ac, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बी को 0 रखने पे ए कैंसिल आउट, यानी कि c/4। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, बी को 0 रखने पे 4a और 4a कैंसिल आउट, c आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन होगा बी 0 रखेंगे -a, यानी कि -c/4, ठीक है। ये 4 अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी अलग है, तो हम बी को 0 रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही बार में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बी को जैसे ही हमने 0 रखा, हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मतलब अब हमें सिर्फ इसका मैक्सिमम निकालना है। बी को तो हमने 0 रख दिया, तो यदि इसका मैक्सिमम निकालना है मुझे, तो हम अलग अलग से मैक्सिमम देख लेते हैं ना, मतलब हम ये देख लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होगा और सी का मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। तो सी का मैक्सिमम तो खुद सी ही होगा। यदि मैं ये बोलूँ कि 5 का मैक्सिमम क्या होगा, तो 5 तो 5 ही है, इसका क्या मैक्सिमम होगा। तो उसी तरह से सी तो सी ही है, कॉन्स्टेंट ही है, इसका कुछ मैक्सिमम नहीं होगा, ये सी ही होगा, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर की यदि बात करें, तो ए यहाँ पे नेगेटिव है, आप एक्स स्क्वायर को कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, ए इसको नेगेटिव कर देगा,
तो ए यदि उसको नेगेटिव ही कर दे रहा है, नेगेटिव का मतलब हो गया छोटा। अच्छा ये बताइए कि नेगेटिव बड़ा होता है या जीरो बड़ा होता है? नेगेटिव बड़ा होगा या जीरो बड़ा होगा? तो जीरो बड़ा होगा। यदि आपको अधिकतम खोजना होगा तो आप क्या रखिएगा? जीरो रखिएगा ना। तो इसका वैल्यू या तो नेगेटिव होगा, ये जो ए एक्स स्क्वायर है इसका वैल्यू या तो नेगेटिव होगा ए के कारण, या तो जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब आप एक्स की वैल्यू जीरो रख दीजिएगा। तो इसको जीरो ही कर देते हैं ना, एक्स की वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं और इस पूरे को जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम क्या मिलेगा? ये तो जीरो हो गया और प्लस सी में, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आया हमारे पास सी। ऑप्शन नंबर सी, यहीं पे सी है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक शंकु की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसे पानी से भरना है और शंकु में डाले गए प्रत्येक 180 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर पानी डाल पानी के लिए डालते समय अतिरिक्त 20 सीसी पानी बाहर गिर जाता है, पानी गिर जाता है। ठीक है, यदि पानी का गिरना वर्णित अनुपात के अनुसार है तो शंकु को उसके किनारे तक भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिए सवाल ये है कि एक शंकुआकार बर्तन है। ठीक है, मान लेते हैं एक शंकुआकार हमने बर्तन बनाया, कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये शंकुआकार बर्तन है और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पानी से भरना है और ये भी दे रहा है कि हर बार जब आप 200 सीसी पानी डालते हैं ना, ठीक है, तो 180 सीसी अंदर जाता है। मतलब आपको इसको पानी से भरना है और हर बार 180 सीसी डालना है, लेकिन 180 सीसी डालने के लिए आपको 20 सीसी एक्स्ट्रा डालना होगा क्योंकि 20 बाहर गिर जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 200 सीसी पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो 200 सीसी का मतलब है 180 प्लस 20। ये 180 अंदर जा रहा है और 20 बाहर गिर रहा है। 180 अंदर और 20 बाहर, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि हम इस बर्तन को पूरा भरना चाहते हैं तो हमें कितना पानी डालना होगा? ठीक है, कितना पानी डालना होगा? बर्तन को पूरा भरना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको बर्तन का पूरा आयतन चाहिए ना। ठीक है, और ये सारी चीज क्यूबिक सेंटीमीटर में है, सीसी है ये। और जो हमारा आयतन आएगा वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, क्योंकि ये जो हमें रेडियस और ये जो हाइट है ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हमें चाहिए क्या? पहले शंकु का पूरा आयतन निकालना होगा ना, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर ये शंकु का आयतन होता है। तो हमें यही निकालना है। 1/3 पाई की जगह रख देते हैं 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और हाइट h 7। ये हमारा टोटल आयतन है, मतलब इतना पानी हमें भरना है। क्लियर है? ध्यान से आप समझिएगा, इतना पानी हमें भरना है। हम हर बार क्या कर रहे हैं? 180 सीसी पानी डालना है हमें अंदर। ठीक है, समझिएगा बात को, हमें इतना भरना है तो कितने बार हमें पानी डालना होगा और हर बार हम कितना डाल रहे हैं? 180। तो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 180, इतनी बार हमें पानी भरना होगा। समझे बात को आप लोग? हमें इतना पानी भरना है, इतना सी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और हर बार हम डाल कितना रहे हैं? 180। तो हमें कितनी बार डालना होगा? तो ये डिवाइडेड बाय 180, इतनी बार पानी डालना होगा। इतनी बार हम पानी डालेंगे, तो इतनी बार पानी डालेंगे तो हर बार हम डालेंगे कितना? 200 सीसी डालेंगे ना, हर बार 200 सीसी डालेंगे, क्योंकि 20 तो बाहर गिर जा रहा है। तो आपसे पूछा टोटल पानी कितना डाला? हमने अंदर तो इतना ही डाला, अंदर पानी इतना ही डाला। ठीक है, सॉरी, अंदर हमने इतना पानी डाला। क्लियर है? और हर बार 180 अंदर पहुंचाया तो कितनी बार पानी डाला ये निकल गया। और जितनी बार भी पानी डाला, जितनी बार भी हमने पानी डाला उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पानी डाला, क्योंकि हर बार हम 200 सीसी ही पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना पानी डाला टोटल, यही आपसे पूछा है कि हम कितना पानी अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी का वैल्यू निकालना है। एक सेकेंड, हाँ, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काटते हैं। ये कट जाएगा 20 से 10 बार में और ये 20 से 9 बार में। ये हो गया 9, ये हो गया 10, यहाँ से 7 7 कैंसिल आउट। अच्छा, ये 9 से 36 4 बार में ऊपर आ गया 22 के 88, 880/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना पानी हम डालेंगे। तो 880/3 का मतलब हो गया 29 या 87, यानी कि 293.33। 10 बचेगा, 10/3 होता है 3.33। ऑप्शन नंबर
बी 290.33, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हम पानी डालेंगे टोटल, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी बोलिए आप, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।